प्लेटफॉर्म में, जिसमें आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि लिटरेचर पर आधारित जो विषय हैं उसके कौन कौन से मुख्य प्रश्न बनते हैं और किस तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो लिटरेचर में खास करके आज हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, इन तीनों विषयों पर हम लोग विशेष करके इस पर चर्चा करेंगे कि कैसे इसके प्रश्न बनते हैं और किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो बीएड 22-24 में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए फर्स्ट ईयर की परीक्षा 2023 में जो होने जा रही है उसी में पेडागोजी पर आधारित इसके प्रश्न हैं। यह पेपर 50 नंबर का होता है, जिसमें 40 नंबर की आपकी थ्योरी होती है तथा 10 नंबर असाइनमेंट में होता है। और इस 10 नंबर के जो पेपर होते 40 नंबर के जो पेपर होते हैं इसमें 3 घंटे में आपको 3 यूनिट पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं। उसमें से आपको एक एक प्रश्न देने हैं, अर्थात 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि क्या है कि पहला प्रश्न है वो है आपका पेडागोजी ऑफ हिंदी का। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा यह दिया गया जो मुख्य प्रश्न है जो किस तरीके प्रश्न पूछे जाते हैं वह आपको समझ में आएगा। आप कृपया इतना काम करेंगे कि इसे आखिरी तक आराम से देखेंगे, तब हमारा क्वेश्चन आपकी समझ में आ सकता है। बहुत सारे बच्चों की हैबिट होती है कि स्किप करते जाते हैं और लास्ट में कहते हैं कि भाई समझ में नहीं आ रहा। तो अब आपके ऊपर निर्भर है कि आप इसे कैसे देखते हैं, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप इसे स्किप ना करें, शुरू से आखिरी तक देखें और अच्छा लगने पर लाइक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी दें। हिंदी की पहली प्रश्न यह है कि मातृभाषा किसे कहते हैं। मातृभाषा किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। मातृभाषा के शिक्षण में आने वाली बाधाओं का उल्लेख करें। मातृभाषा किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। मातृभाषा के शिक्षण में आने वाली बाधाओं का उल्लेख करें। दूसरा इसी से मिलता जुलता प्रश्न यह होता है कि मातृभाषा किसे कहते हैं। मातृभाषा किसे कहते हैं, मातृभाषा शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों का उल्लेख कीजिए। और इसी से मिलता जुलता और प्रश्न है कि भाषा से क्या अभिप्राय है। भाषा से क्या अभिप्राय है, भाषा के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। भाषा के क्या अभिप्राय हैं, भाषा के प्रमुख कार्यों का उल्लेख करें। अब है प्रश्न संख्या 2, जिस पर कि हम लोग ध्यान देने रहे हैं। वह किस प्रकार से आता है प्रश्न कि भाषा की शिक्षा में पाठ्यपुस्तक साधन है न कि साध्य, इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं, स्पष्ट करें। भाषा की शिक्षा में पाठ्यपुस्तक साधन है न कि साध्य, इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं, इसे स्पष्ट करें। और इसी से मिलता जुलता प्रश्न है कि एक अच्छी हिंदी की पाठ्यपुस्तक में आप कौन कौन सी विशेषताएं देखना चाहेंगे, समझाएं। क्या है कि एक अच्छी हिंदी की पाठ्यपुस्तक से आप कौन कौन सी विशेषताएं देखना चाहेंगे, इसे समझाएं। इसी से मिलता जुलता फिर एक प्रश्न है, वह है कि भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तकों के महत्व को रेखांकित कीजिए व इसको प्रमुख विशेषता बताएं। भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तकों के महत्व को रेखांकित कीजिए व इसकी प्रमुख विशेषताओं को बताएं। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, एनसीएफ पर आधारित आपके प्रश्न बनते हैं। जो एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2008 और एनसीएफ 2023। अब आपके परीक्षा में यह निर्भर करता है कि कौन सी परीक्षा आपकी परीक्षा में कौन सा एनसीएफ पूछता है, इसलिए कोशिश रहे कि अगर संभव हो तो 2005 या 2008 या 2023 तीनों में से जो आपको सूटेबल लगे उसे आप तैयार कर लीजिएगा। परीक्षा में तीनों में से एक एनसीएफ पूछ सकता है। तो एनसीएफ 2005 या एनसीएफ 2008 या एनसीएफ 2023 में भाषा शिक्षण के लिए कौन कौन सी संस्तुतियाँ की गई हैं, इसके बारे में आपको उल्लेख करना है। उसके बाद नेक्स्ट है 4 नंबर प्रश्न, वह है कि पाठ्य योजना के क्या लाभ होते हैं। पाठ्य योजना के क्या लाभ होते हैं। कक्षा 7वीं के लिए कविता शिक्षण पर आधारित एक पाठ्य योजना का निर्माण करें। पाठ्य योजना के क्या लाभ होते हैं। कक्षा 7वीं के लिए कविता शिक्षण पर आधारित एक पाठ्य योजना का निर्माण करें। इसी तरीके से पाठ्य योजना पर आधारित और कुछ प्रश्न है। पाठ्य योजना से क्या तात्पर्य है। पाठ्य योजना से क्या तात्पर्य है, जिसमें कथा,
कक्षा 8वीं के लिए, जो आपको कक्षा 8वीं के लिए कहानी शिक्षण पर आधारित एक पाठ्य योजना का निर्माण कीजिए। कक्षा 8वीं के लिए कहानी शिक्षण पर आधारित एक पाठ्य योजना का निर्माण कीजिए। ये थे प्रश्न संख्या 4। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 क्या है? तो वह है कि मातृभाषा शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं? BCF 2008 में हिंदी भाषा शिक्षण संबंधित क्या सुझाव दिए गए थे, उसको लिखना है। फिर से रिपीट करता हूँ, मातृभाषा शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं? BCF 2008 में हिंदी भाषा शिक्षण संबंधित क्या सुझाव दिए हैं, इसके बारे में लिखिए। या फिर इसी से आधारित प्रश्न बनता है कि मातृभाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत बताइए। मातृभाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत बताइए। मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य विभिन्न स्तरों पर बताएं। मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य विभिन्न स्तरों पर बताएं। और कुछ टिप्पणियां भी हमेशा पूछी जाती है, इसमें भी टिप्पणियां बन रही है, जिसमें से 2 या 3 आपको बनाने के लिए परीक्षा में पूछी जाएगी। पहली है जो आप देखेंगे वह है कि गद्य शिक्षण एवं पद्य शिक्षण के बारे में है। दूसरा है कि आदर्श वाचन या फिर अनुकूल वाचन के बारे में है। सी है तीसरा नंबर में, लेखन का अर्थ क्या होता है तथा लेखन शिक्षण की विधियां क्या है। लेखन का अर्थ क्या होता है एवं लेखन शिक्षण की विधियां क्या है। डी है कि आगमन विधि या निगमन विधि क्या है। ई है व्याकरण शिक्षण और कहानी शिक्षण में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में बताइएगा। एफ में है आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है एफ में, वह यह है कि मौन वाचन एवं सस्वर वाचन क्या है, इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट बनता है कि पत्र लेखन या निबंध लेखन किसे कहते हैं। एच नंबर सवाल बनता है वह कि गंभीर वाचन तथा द्रुत वाचन किसे कहते हैं। आई है स्कैनिंग या स्किमिंग किसे कहा जाता है। और जे में है कि निबंध लेखन तथा सारांश लेखन किसे कहते हैं। इसी पर हम लोगों को टिप्पणियाँ लिखनी हैं। तो ये हो गए आपके पेडागोजी ऑफ हिंदी के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आप इससे लाभान्वित होंगे। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह यह है कि पेडागोजी ऑफ संस्कृत पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें भी आपकी सेम कंडीशन है, पेडागोजी ऑफ संस्कृत पर चर्चा कर रहे हैं। 3 घंटे का यह पेपर होता है। वो टोटल यह 50 नंबर का पेपर है, जिसमें थ्योरी आपको 40 नंबर के लिखने हैं और 10 नंबर जो है कि आपको 10 नंबर आपको लिखना है, वह होगा असाइनमेंट के लिए। 3 यूनिट में प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात 6 प्रश्न होते हैं, उसके एक एक प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि संस्कृत में प्रश्न किस प्रकार के बनते हैं। प्रश्न कहता है कि देवभाषा किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए एवं देवभाषा की विशेषताएं बताएं। देवभाषा किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए एवं देवभाषा की विशेषता को बताइए। दूसरा प्रश्न कहता है कि शास्त्रीय भाषा किसे कहते हैं, एक शास्त्रीय भाषा के रूप में संस्कृत भाषा की विशेषता बताएं। शास्त्रीय भाषा किसे कहते हैं, एक शास्त्रीय भाषा के रूप में संस्कृत भाषा की विशेषताएं बताएं। इसी पर आधारित और भी विभिन्न तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शास्त्रीय भाषा के रूप में संस्कृत शिक्षण के प्रमुख उद्देश्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। शास्त्रीय भाषा के रूप में संस्कृत शिक्षण के प्रमुख उद्देश्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। और भी इसमें कुछ टाइप का बनता हुआ प्रश्न होता है कि भाषा के कार्यों को बताते हुए बालक की शिक्षा में शास्त्रीय भाषा की भूमिका को स्पष्ट करें। भाषा के कार्यों को बताते हुए बालक की शिक्षा में शास्त्रीय भाषा की भूमिका को स्पष्ट करें। तो यह हो गया प्रश्न नंबर 2 आपके किस तरीके से पूछे जाते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं वह प्रश्न संख्या 3। भाषा शिक्षा के संबंध में भारतीय संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या उसमें संशोधन की भी आवश्यकता है। इस पर आपको अपने उत्तर लिखने हैं। फिर से प्रश्न पढ़ता हूँ। भाषा शिक्षा के संबंध में भारतीय संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या उसमें संशोधन की भी आवश्यकता है। तो इस पर आपको अपने विचार देने हैं कि आप क्या समझते हैं। इसी पर आधारित और भी दूसरे तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा शिक्षा के संदर्भ में कोठारी आयोग 1964 से 66 ने क्या सुझाव दिया था, विस्तार पूर्वक समझाएं। फिर से रिपीट करता हूँ। भाषा शिक्षा के संदर्भ में कोठारी आयोग 1964-66 ने क्या सुझाव दिया था, इसे विस्तार पूर्वक समझाएं। या अन्य तरीके से एक प्रश्न और बनता है कि भाषा विज्ञान के संबंध में भारतीय संविधान में क्या वर्णन किया गया है, इसे संक्षेप में समझाएं। फिर से इस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ।
भाषा विज्ञान के संबंध में भारतीय संविधान में क्या वर्णन किया गया है, संक्षेप में समझाएं। चलिए इसी प्रकार प्रश्न संख्या 4 को पढ़ता हूँ। क्या है? काव्य शिक्षण की प्रमुख विधियाँ कौन सी हैं? कक्षा सातवीं के लिए एक काव्य शिक्षण पाठ्य योजना भी निर्मित करें। प्रश्न है कि काव्य शिक्षण की प्रमुख विधियाँ कौन सी हैं? कक्षा 7th यानी 7वीं के लिए एक काव्य शिक्षण पाठ्य योजना भी निर्मित कीजिए। या दूसरे अर्थों में भी इस प्रश्न को घुमा करके पूछा जाता है, कक्षा 8वीं के लिए काव्य शिक्षण के लिए एक पाठ्य योजना का निर्माण करें। कक्षा 8वीं के लिए काव्य शिक्षण के लिए एक पाठ्य योजना का निर्माण करें, अर्थात लेसन प्लान आपको बनाने हैं। इसी तरीके से प्रश्न संख्या नेक्स्ट है 5वां, क्या कहता है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। 5वां प्रश्न कहता है कि संस्कृत भाषा की एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषताओं का उल्लेख करें। कहने का मतलब है यदि आपको मौका मिले कि संस्कृत का एक विषय को आप सेलेक्ट करें तो ऐसी स्थिति में किन किन विशेषताओं का आप ध्यान रखेंगे, इस बात को यहाँ पर पूछा गया है। संस्कृत भाषा की एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषताओं का उल्लेख करें। और इसी को दूसरे तरीके से घुमाकर पूछा जाता है कि भाषा से क्या तात्पर्य है। भाषा से क्या तात्पर्य है? संस्कृत शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों का विस्तार से विश्लेषण करें। संस्कृत शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों का विस्तार से विश्लेषण करें। यह था प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं। पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, जिसमें भाषा शिक्षण के संदर्भ में NCF 2005, 2008 तथा 2023 के दृष्टिकोण को स्पष्ट करें। दो में से 3 जो दिया गया 2005 या 2008 या 2023, आप किसी एक पर अच्छे से तैयारी कर लें जिससे कि आपकी परीक्षा में कोई प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। फिर से एक बार पढ़ता हूँ, पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं। भाषा शिक्षण के संदर्भ में NCF 2005 में या 2008 में या 2023 में क्या कहा गया है, अपने इस नियमों को आप ध्यान से पढ़ें जिससे कि आपकी परीक्षा में अच्छे से क्वेश्चन लिखी जा सके। इसमें भी टिप्पणी पूछी जाती है जो कि आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ, इसे आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और आप इसके उत्तर देंगे। इसमें 2 या 3 टिप्पणी आपको परीक्षा में लिखने के लिए आती है। पहला है क सस्वर वाचन तथा मौन वाचन या द्रुत वाचन क्या होता है। दूसरा है स्कैनिंग या स्किमिंग क्या होता है। तीसरा है आगमन विधि या निगमन विधि। चौथा है पत्र लेखन या सारांश लेखन। अंग है 5वां शास्त्रीय भाषा एवं आधुनिक भाषा। है सामान्य उद्देश्य एवं विशिष्ट उद्देश्य। उसके बाद है 6 है ज्ञानात्मक उद्देश्य एवं कौशलात्मक उद्देश्य तथा है देव भाषा एवं आधुनिक भाषा। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारा यहाँ पर जो है कि पेडागोजी हिंदी, पेडागोजी संस्कृत, ये दोनों कंप्लीट होते हैं। अब जो हम आगे बढ़ने जा रहे हैं वह है पेडागोजी इंग्लिश। पेडागोजी इंग्लिश पर हम लोग चर्चा करते हैं। यह भी एज यूजुअल जैसा कि मैंने बताया कि पेडागोजी का पेपर हमेशा आपका जहाँ भी लगभग चलता है बीएड के फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में, तो आपका यह 50 नंबर का होता है, जिसमें 40 नंबर आपको थ्योरी लिखनी होती है और 10 नंबर आपके असाइनमेंट में होते हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने यह जो पेडागोजी इंग्लिश का जो पेपर बनाया है, आप इसे ध्यान से देखें। उम्मीद करता हूँ कि यह आपके लिए उपयोगी कारगर साबित सिद्ध होगा। तो पेडागोजी ऑफ इंग्लिश जो है, इसके लिए 3 घंटे के समय दिए जाते हैं। फुल मार्क्स 40 हैं तथा तीनों यूनिट जो आपको दिए जाएंगे, 3 यूनिट सभी से 2-2 प्रश्न रहते हैं और एक एक प्रश्न के जवाब आपको देने हैं। चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं कि क्या कहा जाता है, ध्यान से सुनिएगा। डिस्कस अबाउट द डिफ़िकल्टीज ऑफ द टीचर्स व्हाइल टीचिंग दिस लैंग्वेज इन इंडिया। और इसी से रिलेटेड दूसरा जो क्वेश्चन बनता है, जैसा कि ऊपर में बताया गया है, वह है आपका लैंग्वेज पर आधारित। सो व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ इंग्लिश टीचर्स। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ English teachers. Now we are going to read here the question number 2. I think you would be able to understand the language what I am saying here, and I think you will be very capable to understand my questions, and you will be able to give here the answer of these questions, by which you can write there a very good answer of your questions. Question number 2 is written here. Describe the role of English in Indian society. I think you should know what is the
role of English in our society. You must know that what is the role of English in our society. If you understand the role of English for the development of human beings or our society, at that time you can write it very easily, and it will be very easy to write the answer of this question. The question is to describe the role of English in Indian society. Now the question number 3, what they're going to say here, the question number 3, I would like to say here, I am going to read here that what is the importance of English in India? What is the importance of English in India? We all are knowing that nowadays English is very important. English is very important language for all of us, but most of people are trying to understand the use of English, but they are not able to speak here the good English. But they try to speak English, and they try to solve their problem, whatever they are facing, out of the Hindi languages areas. So the question is here, what is the importance of English in India? So we should know what is the importance of English in India. Give the main objectives. You must have to mention here what is the importance of English in India, and give here the main objectives. Next question related to this question number 3 is what is the importance of English learning in India? Give the main objectives and objectives of learning this language in India context. It means what do you think that the in India the English language is how much important, and wherever this language is important, give the main objectives of the learning this language in India. Why we should learn this language? Why should use this language English in India? So you must write the answer, the Indian context, how the English is very useful to us. Next, the question 4th. What the question 4th is saying here, we must know that discuss the nature of the English language. Yes, discuss the nature of English language. What is the nature? What is the nature of the English language? You must know, and you try to write the answer of this question. Discuss the nature of English language. How the pattern is changing here related to the question, that why is it important for learn English language? Why is it important to learn English language? Explain the hazards and teachers fear while the teaching this language in India. It's very natural, whenever we are not able to speak here the English, whenever go to speak something in English in front of any person who is knowing it very well, we get there very uncomfortable, and due to the reason we feel not comfortable. So it is a question is writing given here, the why is important to learn English language, and explain the hazards the teachers fear, about the fear while the teacher teaching, teacher face while the I am saying to correct here, the teacher face while the teaching this language in India. As same as the next question is similar to the above question, is given question number 4. Discuss the brief history of English education in India from pre-independence days to present days. Very good. The question is saying that what was the condition of English while our country was independent, and now we are self-dependent. It means we are not. What is the differences between the pre-independence and present days of this English language? You must have to write, or you must have to understand that how can we compare here this two scenario about the English language. What was the condition? Discuss here the brief history of English language education, English education in India from pre-independence day to present day. Next, the question in number 5 is define curriculum, explain principle of curriculum constructions. I am repeating here, define the curriculum, explain principle of curriculum construction.
Same question is here. Discuss about the curriculum reform in India while a special reference to English. Discuss about the curriculum reforms in India with a special reference to English. Now the same question is here. We are studying, we are reading. I am going to read here, recite here. Define the term curriculum, explain the basic principles of curriculum constructions. Define the term curriculum, explain the basic principle of curriculum constructions. Now the question number 6 is here. You have to understand what the question is saying here, then you would be able to give the question of answer is given. Question number 6 is saying that the books are the plane. Books are the plane and the train and the road. They are the destination and the journey. Here are time is here. Here are the home, and discuss the qualities or importance of the textbook in English considering the above statements. As here I have read here the statements is given, and now you have to discuss the qualities of the importance of the textbook in English considered the above statement. It means one quotation is given here under inverted comma, and what is the meaning of this statement? On the basis of this statement, you have to understand and give here the answer. Jo here asking that discuss the qualities or importance of text book in English considering the above statement. Question number 7. Distinguish between the oral and the written testing in teaching of English language. Repeating here, I am the question is here, the distinguish between oral and written testing in teaching of English language. Now the next question related to the same as I have discussed here above. What is the grammar translation method of teaching English and explain its advantage and disadvantage. What is the grammar translation method of teaching English? Explain its advantage and disadvantage. Next point is here, next discussion as I have read here in the above question. Reading method of the full man, reading method of the full man conference, ready man and right and exact man. How are the four skills of reading, speaking, writing related to each other? Reading method of the full man, reading method of full man, conference of ready man and writing and the expect man. How are the four skills of reading, speaking, writing related to each other? Next question, as I have discussed, it is similar to the above. How are the four skills of the reading, writing, listening and speaking are related to each other, and explain it. I am repeating here the same question. How are the four skills of reading, writing, listening and speaking are related to each other? Explain it. Next question and the last question. What is the inductive deductive method of teaching English? What is the inductive deductive method of teaching English? Explain its advantages and disadvantages. It's very important, all of us, that we should know about the inductive method and deductive method. As I wish that you, as a student, most of subject, whenever you will teach, and depends upon the what type of method we use for the teaching, at that time you will find that inductive method and conductive method are very important. So it's not only important for English, but it is very important for all of subjects. So we should try to understand it very well manner that we could be able to explain about what is the inductive method and the conductive method.
ओके फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो आज मेथड पेपर हिंदी इंग्लिश तथा हिंदी इंग्लिश और संस्कृत जो आपको दिया है वह बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा आपकी परीक्षा के लिए। आप इसकी तैयारी करें, जिसको मैंने बताया कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिससे कि आपकी परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएं आप उसको समझें और अच्छे ढंग से लिखें। फिर से यही कहता हूं कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में जो कुछ भी नया कुछ होता है वो आपके लिए मैं लेकर के आता हूं। और आज के समय में, आज के परिवेश में तो विशेष करके महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई शिक्षा नीति आई हुई है तथा साथ ही साथ बिहार सरकार ने जो 7वें चरण की शिक्षक नियमावली के लिए जो अपनी उद्घोषणा की है, उन सबों से रिलेटेड जो कुछ भी जानकारी होगी वह भी मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा, जो आपके लिए निश्चित रूप से उपयोगी सिद्ध होगा। क्योंकि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, आपको हमेशा अपडेट रहना चाहिए अपने नियमावली के साथ, जिससे कि आप एक रोज़गार पा सकें, अच्छा रोज़गार पा सकें और अपने जीवन को सूटेबल बना सकें। इसी उम्मीद के साथ कि हमारी आपकी मुलाकात फिर एक नए वीडियो में किसी अच्छे विषय को लेकर के होगी, और आप हमारे इस प्रयास को निश्चित रूप से सराहना देंगे अपने कमेंट्स के माध्यम से, लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब के माध्यम से। और इसी उम्मीद के साथ कि हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी, तब तक आप स्वस्थ रहें, मन लगा करके पढ़ें तथा देश के निर्माण में अपना योगदान देते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।